तो लिख लो तुम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसके, एल्काइल हैलाइड्स के, जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा। तो देखना बहुत आसान है और आसानी से आप बता भी सकते हैं कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। ठीक है, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं ए, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें इक्वस NaOH या KOH के साथ, इक्वस NaOH या KOH, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्लियर है, तो यहां पे होगा क्या बताओ, X यहां से बाहर निकलेगा। X क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पीछा छुड़ा के भागने में सबसे फास्ट होता है, या तुरंत ही क्या करेगा, यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से ये X जो है X माइनस के फॉर्म में यहां से क्या हो जाएगा बाहर, और R पे कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, देखो ये किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में, Na प्लस और OH माइनस में, या K प्लस और OH माइनस में, और ये R के साथ OH आके क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और K के साथ या Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है तुम लोग को ध्यान रखना है, यहां पे मैकेनिज्म फॉलो होता है SN2। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि SN2 मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, तो ध्यान क्या रखना है, देखो NaOH की अगर हम लोग बात करें तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंप्लीटली Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक क्या हो जाता है 100% टूट जाता है केटायन और एनायन में। अब यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है वो कैसा जनरेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। कैसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। और आप लोग को बताया था कि रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन बोथ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। क्लियर है ना, तो ध्यान रखना है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड क्या हो जाता है 100% टूट जाता है केटायन और एनायन में। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये वेट नहीं करेगा। अब भाई कोई ताकतवर मान लो चोर है तो ये वेट थोड़ा ना करेगा, घर में कोई नहीं रहे तब चोरी करेंगे, पूरा कब्जा करके घुस के निकाल ले जाएगा। और जो कमजोर है तो क्या करेगा, वेट करेगा कि भाई कोई नहीं रहेगा जब कोई घर मकान में तब मैं कुछ निकालूंगा वहां से। ठीक है, जैसे देखो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो ये थोड़ा ना इंतजार किया कि भाई कोई नहीं रहेगा तब अटैक करेंगे, पूरी तैयारी में अटैक किया। ठीक है, क्योंकि उस भाई ताकतवर है, अटैक कर लिया। अब कोई कमजोर रहता, अब इंडिया में कोई भाई पाकिस्तान से कोई आतंकवादी घुसता है तो कमजोर है, वो छुप के घुसता है कि भाई कोई देख ना ले। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस ये वेट नहीं करेगा कि ये पहले निकले और फिर मैं जाके सब्स्टिट्यूट होऊंगा, ये तुरंत क्या करेगा, ये बैक साइड से जाके सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब मजबूरी है भाई कि इसके निकलना ही पड़ेगा। क्लियर है ना, तो स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म, SN2। और स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में कंप्लीटली किसमें ब्रेक हो जाएगा, केटायन और एनायन में। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है कैसा जनरेट होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखते चलोगे तुम लोग भी, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें H2O के साथ, तो देखो H2O क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक है क्या H2O क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड में जो आयनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वीक आयनाइजेशन होता है, स्ट्रांगली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, यानी कंप्लीटली जो है ये पार्सली टूटता है केटायन और एनायन में। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1। यानी कि पहले वेट करेगा कि ये पहले कार्बोकेटायन फॉर्म करे और फिर दूसरे स्टेप में जाके क्या होगा, OH माइनस सब्स्टिट्यूट होगा। आ रहा है समझ में, पहले ये कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, R पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज।
R क्या हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप, और फिर सेकेंड स्टेप में OH जाके क्या होगा, सब्सटीट्यूट होगा, और मिलेगा सेमी प्रोडक्ट यहां पे भी क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, और H के साथ क्या जुड़ जाएगा, X। क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट है, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सॉरी OR होगा ना, NaOR, NaOR, ये किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस और OR माइनस में। अब देखो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, क्या है ये, आयनिक कंपाउंड, ये भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज, और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, कैसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2, और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा, और R के साथ कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, जितने भी नेगेटिव OR, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और प्लस Na के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसकी और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर, ठीक है। तो और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म, SN2। नेक्स्ट, अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन, सॉरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे किसके साथ, Na के साथ भी करा सकते हैं, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और I माइनस में, यहां से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, और यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2, यानी कि R के साथ कौन जुड़ जाएगा, I, और प्लस Na के साथ X, और ये रिएक्शन आपने देखा भी था, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, याद है ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, तो NH3 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक है क्या, NH3 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ये 100% आयनाइज हो पाएगा क्या, नहीं, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो पहले इंतजार करेगा कि पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो, और फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन, ये अगर यहाँ से हम लोग देखें तो H प्लस और प्लस NH2 माइनस, NH3 किस में टूटेगा, H प्लस और NH2 माइनस में, और NH2 माइनस किसकी तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हैलोजन बाहर होगा, और न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। यानी कि अगर आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, तो आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। ये आपका एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल नेमिंग कर सकते हो ना तुम लोग, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सृष्टि, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें 1 डिग्री अमाइन के साथ RNH2, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर होगा, RNH किसकी तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म, SN1, यानी कि कितना डिग्री अमाइन बना देगा, R2NH, और प्लस HX यहां से बाहर हो जाएगा, यहां पे भी HX बाहर, यहां पे 2 डिग्री अमाइन, क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट, अगर इसी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, R2NH, क्या मिल जाएगा, यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म, SN1, बताओ क्या मिल जाएगा यहां से, R3N, और प्लस HX, कितना डिग्री अमाइन मिल जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूंगा आप लोग को। ये हो गया ना, ये समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें पोटेशियम साइनाइड के साथ, किसके साथ, किसके साथ, KCN के साथ। अच्छा, पोटेशियम साइनाइड बताओ आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट है, आयनिक है, एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर हमेशा क्या बनाता है, आयनिक। और आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि कंप्लीटली किसमें टूट जाता है, केटायन और एनायन में। कंप्लीटली किसमें टूट जाता है, केटायन और एनायन में। यानी यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। लेकिन यहां पे जो डोनर होता है कौन होता है, कार्बन।
यानी यहाँ पे एल्काइल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। और अगर इसी हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे किसके साथ? AgCN के साथ, तो यहां पे भी मैकेनिज्म SN2 ही फॉलो होगा, लेकिन यहां पे R के साथ कौन जुड़ जाएगा? NC, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा दे रहा हूं, साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। ये स्टार लगा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये समझ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, किसमें ब्रेक होगा? ये भी आयनिक कंपाउंड 100% डिसोसिएट हो जाएगा केटायन और एनायन में। और यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म? SN2। लेकिन यहां पे जो डोनर होता है वो कौन होता है? यहां पे डोनर जो होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन। और K के साथ कौन जुड़ जाएगा? X। लेकिन अगर इसी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो यहां पे डोनर एटम, यहां पर मैकेनिज्म कौन फॉलो होगा? SN2। लेकिन यहां पे डोनर एटम कौन होगा बताओ? तो यहां पे डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, और प्लस Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। ठीक है, लिविंग ग्रुप का फॉर्म बाहर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, समझोगे तुम लोग तो थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट है एम्बिडेंट लिगेंड की। किस टाइप के लिगेंड्स? सॉरी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताओ। तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट अ टाइम ओनली वन इज एक्टिव। भाई घर में सबके पास पैसा है, लेकिन घर का कोई जो मालिक है वही दे सकता है एट ए टाइम। क्लियर है ना? तो इसमें भी एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट ए टाइम डोनेट सिर्फ कौन कर सकता है? एक ही एटम कर सकता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में तुम लोग, और ये इंपॉर्टेंट है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, बोर्ड में तो लगातार ही आते हैं, तो याद रखोगे तुम लोग। तो क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? द न्यूक्लियोफाइल which have more than one donor atom, but at a time only one is active. बट एट अ टाइम सिर्फ एक्टिव कौन होगा? एक ही एटम होगा। अब देखो, समझोगे तुम लोग, जब हमने KCN लिया, क्या लिया हमने? KCN जब हमने लिया तो KCN क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड है तो इसीलिए कंप्लीटली किसमें टूट जाएगा? केटायन और एनायन में। यानी कि K+ और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये जो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर लेगा, और इस पे क्या जनरेट हो जाएगा? एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाएगी कि नाइट्रोजन से पहले लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा? कार्बन। और इसीलिए यहां पे डोनर एटम की तरह कौन काम करता है? कार्बन। लेकिन जब आप AgCN लेते हैं, क्या लेते हैं? AgCN, तो तुम लोग फजन्स रूल पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? फजांस रूल। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें वो जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे तुम लोग देखोगे सिल्वर के सॉल्ट को तुम लोग डिजोल्व करके देखना, पानी में घुलता नहीं है। लैब में तुम लोग किए होगे, घुलाते रहोगे 1 घंटे तक, तब भी वो घुलता नहीं है पूरी तरह से, उसके प्रेसिपिटेट रह ही जाते हैं। देखो घुलता है, नहीं घुलने का सिंपल रीजन क्या है कि उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। और कोवलेंट कोई भी कंपाउंड है तो पोलर में डिजोल्व होगा क्या आसानी से? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। किसके अंदर? कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है AgCN के अंदर। AgI ले लो, AgCN ले लो, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा। ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। अब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा यानी कि पार्शियली आयोनाइज होगा। क्या होगा? पार्शियल आयोनाइज, यानी कि इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पार्शियली नेगेटिव। क्या कार्बन पे लोन पेयर जनरेट हो पाया क्या? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और चारों ही किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है क्या देने के लिए उसके पास, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, 5, 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और एक लोन पेयर अवेलेबल है, यानी यहां पे डोनर एटम की तरह कौन काम करेगा, नाइट्रोजन। तो ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ AgCN ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है और इसलिए लोन पेयर जनरेट नहीं हो पाते कारण पर, इसलिए डोनर एटम की तरह कौन काम करता है, नाइट्रोजन। सेम एज इट इज किसमें होगा, NO2 के केस में, सेम एज इट इज किसमें, NO2 के केस में। क्लियर है, कोई डाउट है तो इतना तुम लोग नोट करो पहले फास्ट। तो नेक्स्ट कितना हो गया था, IJKL कितना था, लास्ट कौन सा था, AG का था लास्ट, AG। नंबरिंग मैं पूछ रहा हूँ, AG था वो तो मुझे भी पता है, नंबरिंग के तक हो गया था ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं L, ठीक है। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग करा दे किसके साथ, किसके साथ, सॉल्ट ऑफ सिल्वर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से किसमें ब्रेक हो जाएगा, Ag+ और RCOO- में, और यहां पे भी आयनिक कंपाउंड है तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2, और यहां से R के साथ ये पूरा ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, आगे किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस R के साथ। ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, एस्टर, और प्लस Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, ठीक है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर एग्जांपल इसका ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, क्या ले लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, और यहां पे हमने ले लिया क्या, सिल्वर एसीटेट, क्या ले लिया हमने, सिल्वर एसीटेट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट, और सिल्वर एसीटेट पूरा इसको बोलेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे भी SN2 मैकेनिज्म, SN2 यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में Cl बाहर होगा, और CH3 के साथ ये पूरा एसीटेट आयन आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस Ag के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl। कोई डाउट है, तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiLH4। अब देखो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, तो LiLH3+ और H- में, किसमें ब्रेक हो जाएगा, LiLH3+ और H- में। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, हाइड्राइड, और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म, SN2, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा, और R के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, H। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया यहाँ से, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये एल्यूमिनियम पे चार्ज आता है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम पे, ठीक है, और प्लस ये LiAlH3 और X। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें, कोई मेटल के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म, SN2, ये भी आयनिक कंपाउंड, किसमें ब्रेक हो जाएगा, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और ये एल्काइल ग्रुप किसके तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर, और R के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और प्लस M के साथ क्या जुड़ जाएगा, X। तो यहाँ से भी आप एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। कोई डाउट है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है कौन, एल्काइल हैलाइड। तो इतना ही आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका थोड़ा सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। बाकी आपको याद रखना है, आयनिक अगर कहीं भी कंपाउंड होगा यानी कि उसमें हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म, SN2। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तुम लोग कई बार क्या करते हो, रिएक्शन तो याद रखते हो लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है ये ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, इसे साफ करो।
हो गया सबका आयुष? ऑफ नहीं करना है, रहने दो, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो एलिमिनेशन। देखो बताया था आपको कि हेलो एल्केन कितने डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देते हैं, 3। पहला तो आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन से, एक SN1 और एक SN2। अब हम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो हेडिंग डालो एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो समझोगे पहले तुम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, लिखोगे नहीं, पहले समझ लो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो कोई आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और ये आपका है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, क्लियर है। और इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्कोहलिक बेस के साथ, इसके साथ एल्कोहलिक बेस लाइक KOH या NaOH, KOH या NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हम लोग यहाँ पे, और हीट कर दे, और हम लोग क्या कर दे, हीट कर दे एल्कोहलिक। देखो एक्वस सेम रिएक्शन अगर एक्वस बेस के तुम प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होने लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिया था ना आपने इसके पहले एक्वस NaOH KOH, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से X बाहर होगा और OH आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। लेकिन एल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में हमेशा ही कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन। अब देखो होता क्या है, यहां पे कई पाथवेज को ये भी फॉलो कर सकता है, लेकिन तुम्हें एक ही पढ़ना है सिर्फ। कितने पढ़ने हैं, एक ही इसका पाथवेज पढ़ना है। एक तो पाथवेज ये हो सकता है कि पहले तुम्हारा ये X बाहर हो, पहले क्या बाहर हो, X बाहर हो, और फिर आपका क्या बाहर हो, H बाहर हो, X बाहर हो और H बाहर हो। एक स्टेप ये हो सकता है कि H और X और H दोनों ही क्या हो, एक ही साथ बाहर हो, दोनों क्या हो, एक ही साथ बाहर हो। और एक ये हो सकता है कि पहले H बाहर हो और फिर क्या बाहर हो, X बाहर हो। क्लियर है। लेकिन तो देखो अगर पहले ये X बाहर हुआ और फिर H बाहर हुआ तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। और सेकेंड स्टेप में क्या बनता है, एल्कीन। अगर दोनों ही एक साथ बाहर होंगे तो इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बन रहा था वो नहीं बनेगा, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो E1 मैकेनिज्म भी हो सकता है और E2, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ कौन सा पढ़ना है, E2 मैकेनिज्म, बीटा एलिमिनेशन सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है। और बीटा एलिमिनेशन में कौन सा मैकेनिज्म, E2। ठीक है, यानी कि यहां पे होगा क्या, एक ही स्टेप में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके कौन बाहर होगा, हैलोजन। कौन बाहर होगा, हैलोजन। और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहां से H+ के फॉर्म में बाहर होगा। और H+ के फॉर्म में बाहर होगा, ये K+ और किस में टूट जाएगा, OH- में। ये OH- के साथ कौन जुड़ जाएगा, H+, और X- किसके साथ जुड़ जाएगा, K+ के साथ। अब देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा तो नेगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या कर देगा, बॉन्ड फॉर्म। यानी कि एल्काइल हैलाइड का अगर हम लोग बीटा एलिमिनेशन करा दें तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्कीन। और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, KX और प्लस H2, KX प्लस H2। क्लियर है, आया समझ में। अब देखो तुम लोग याद करो, एक और हम लोग पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, सॉरी इथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया हमने, इथाइल क्लोराइड हमने ले लिया। और इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। बताओ किसमें टूटेगा, ये K+ और OH- में। ये क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में
अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में हमेशा ही क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और के के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, OH माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा, H प्लस, और यहां से H2 बाहर हो जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या बाहर हो रहा है, HX का रिमूवल हो रहा है। किसका रिमूवल हो रहा है, HX का। तो यहां पे जो मेनली हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ HX को हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। और डीहाइड्रोहैलोजनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX। रिमूवल ऑफ HX को ही क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ HX को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो कहीं आपसे क्वेश्चन में ये करके आता है कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन कराना है इसका, तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि किसका रिमूवल कराना है, HX का रिमूवल। यानी कि अगर एल्काइल हैलाइड से हम लोग HX का रिमूवल करा दे तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्कीन। और एल्कीन पे अगर हम लोग HX का एडिशन करा दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ध्यान रखना क्या, हाँ, एक तरह से रिवर्सिबल है। और यहां पे जो हम लोग एडिशन कराते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिक सब। लेकिन कब, जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तब। अब देखो कंसेप्ट तुम लोग अप्लाई जब करना है, अगर यहां पे हम लोग इस टाइप का एल्काइल हैलाइड ले ले जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो और एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, क्या हो, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन। जैसे ये हम लोग ले लें CH3 CH CH3 CH Cl CH3, ये आपका एल्काइल हैलाइड है। और इसका हम लोग कराना है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में, निशा, एल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एल्कोहलिक बेस, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाला बीटा, और ये भी आपका क्या, बीटा। ये भी आपका बीटा और ये भी बीटा। अब देखो हाइड्रोजन यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। और अल्फा बीटा कार्बन के जिसके बीच में आप HX का रिमूवल कराते हैं उनके बीच में क्या लगा लेना है, डबल बॉन्ड। तो देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले यहां से हाइड्रोजन में बाहर करता हूं और यहां से हैलोजन बाहर। हैलोजन तो फिक्स है, हैलोजन हमेशा कहां से बाहर होगा, अल्फा से। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो एक तो प्रोडक्ट अगर हम लोग यहां से पहले बाहर करें तो एक तो प्रोडक्ट ये मिलेगा हम लोग को, CH3 CH CH3 और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl बाहर हो गया और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा CH3 C और CH3 और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और ये क्या आ जाएगा, CH3। अब भाई मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो यहां पे एक रूल है जो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेव्स रूल। क्या बोलते हैं, सेट-जेव्स रूल। क्या है सेट-जेव्स रूल आयुष, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन भी हम लोग बोलते हैं, मोर स्टेबल या मोर सब्सटीट्यूटेड भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं मोर सब्सटीट्यूटेड भी लिखा होता है। मोर स्टेबल या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो जो मोर सब्सटीट्यूटेड या मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम लोग कैसे देखते हैं आयुष, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होती है आपकी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ऑलरेडी तुम लोग को बता रखा मैंने पहले भी, हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ाया था। तो स्टेबिलिटी ऑफ जब एल्कीन की हम लोग बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट कैसे करोगे, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े होते हैं अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े होते हैं अल्फा। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें, सिर्फ एक। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9। यानी कि सेकंड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, और फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा अगर बीटा हाइड्रोजन है तो आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सेट-जेव्स रूल।
सेड्जर्स रूल क्या है? मोर स्टेबल एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? कोई डाउट है? नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग करोगे, जल्दी करो। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो 3 3 6 3 9 अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है ना? नोट कर लो। आयुष, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। थर्ड आपका रिएक्शन विद मेटल्स कर लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विद मेटल में, तो फर्स्ट हम लोग देखें, अगर इसमें फर्स्ट हम लोग देखें, अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसके साथ? Mg के साथ, और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। होता क्या है, अगर मॉइस्चर रखोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर किसकी तरह काम करने लगेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा, और ये एल्काइल हैलाइड जो Mg के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? RMgX, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्स आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर है? यहाँ पे भी एक्स आपका क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर है? तो हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग रिएक्शन करा दें RMgX का, किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ करा दें? H2O के साथ। बताओ H2O किस में ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस में। और Mg मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। अब बताओ, सृष्टि कोई नहीं बताएगा, ओनली एंड ओनली सृष्टि। R के साथ कौन जुड़ेगा? क्यों? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ, और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ। Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा? OHX। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा के वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? एल्केन। क्लियर है? नेक्स्ट इसका दूसरा रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, ठीक है, समझोगे? किसी भी 2 मोल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग करा दें 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ, 2 मोल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ, और यहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर यूज नहीं करोगे तो एल्कोहल फॉर्म करने लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगता है, ठीक है। तो यहां से होता क्या है? 2 मोल NaX यहां से क्या हो जाएगा? बाहर, और यहां से आपको सिमेट्रिकल एल्केन आपको मिल जाएगा, और 2 मोल के साथ 2 मोल Na के साथ कौन जुड़ जाएगा? 2 X जुड़ जाएंगे, तो 2 मोल ऑफ NaX। क्लियर है? अब देखो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी आपको कार्बन चेन को क्या करना है? इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे? उर्ज रिएक्शन। क्लियर है? ध्यान रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसमें और भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 2 मोल मिथाइल क्लोराइड का 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ, क्या होगा? 2 मोल NaX यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? इथेन, CH3 जुड़ जाएंगे, और प्लस 2 मोल ऑफ Na के साथ कौन जुड़ जाएगा? X। वही Cl, X की जगह क्या है? Cl है, तो Cl हम रख लेंगे। अब देखो, अगर आपका सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है, आइडेंटिकल एल्काइल हैलाइड है, तब तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल क्या मिलेंगे? एल्केन मिलेंगे, और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें, क्या ले लें? डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे देखो यहाँ पे, अगर एल्काइल हैलाइड हम लोग डिफरेंट ले लें, जैसे एग्जांपल ले लें, मान लो एक मिथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, और एक हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड C2H5
Cl, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक तो ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट देखो, पहला प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा? पहला प्रोडक्ट तो ये CH3 और प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। दूसरा प्रोडक्ट बताओ, C2H5 और प्लस 2 मोल ऑफ NaCl, एक प्रोडक्ट। यानी पहला आपको मिलेगा इथेन, दूसरा मिलेगा ब्यूटेन, और तीसरा आपको क्या मिलेगा? CH3 C2H5 प्रोपेन और प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम लोग को डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हो तो ऊर्ज रिएक्शन हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलके क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और एक तरह से इसका ये ड्रॉबैक भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है। किसका? ऊर्ज रिएक्शन का। लेकिन एक इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आपको कार्बन चेन को डबल करना है, कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे? ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नोट कर लो जल्दी से फास्ट। तो रिएक्शन विद मेटल आपका खत्म। रिएक्शन ऑफ हेलो, थक गए क्या तुम लोग? रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स। ठीक है, तो हेलो एरेन जो है मेनली 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देता है। कौन कौन सा? एक तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल्स सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, थर्ड है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हम लोग को देखने हैं किसके अंदर? हेलो एरीन्स के अंदर। हेलो एल्केन्स के अंदर हमने क्या क्या देखा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, लेकिन इसमें एलिमिनेशन की जगह क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। बाकी दो साफ कर देता हूं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। तो देखो, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो समझोगे थोड़ा सा, फिर लिख लेना तुम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करें, किसकी बात करें? एल्काइल हैलाइड की। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड के सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आता था, तो यहाँ पे हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत ही यहाँ से क्या हो जाता था? बाहर। और आर के जगह कौन आगे सब्स्टिट्यूट होता है? NU, और X माइनस के फॉर्म में हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर हो जाता था। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन आसानी से हो जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हेलो एरीन ले लें, क्या ले लें? हेलो एरीन, और इस पे अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर है? अब क्यों नहीं हो पाता है तो समझो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन में हैलोजन है, हैलोजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? 3 लोन पेयर। और ये यहाँ पे किसके तरह काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और हैलोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? हैलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, हैलोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा? अब ये क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक्स पे पॉजिटिव। अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, एक्स पे पॉजिटिव। अगेन क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फिर से हम लोग को हेलोरिन मिल जाएगा। लेकिन रिंग में क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो गया है, और ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका RHS, ये तो सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इन सारे स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करके, इन सारे स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करके
एक न्यू स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आरएचएस। जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ उसको डॉटेड लाइन, जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन डॉटेड लाइन, और जो भी चार्ज है पॉजिटिव तो पार्शियल पॉजिटिव, निगेटिव तो पार्शियल निगेटिव। जब आपने आरएचएस ड्रॉ किया तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, कि CX बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहां से CX बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है। देखो यहां पे रिएक्शन हो सकता है लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। क्लियर है ना? और इसका रीजन क्या है? तो हेलोरीन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल क्यों देता है? तो इसका रीजन है, तो दो रीजन है। एक तो रीजन लिख लो, पहला रीजन है आपका ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हेलोजन। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हेलोजन, एंड दूसरा आपका रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है? अब तुम मान लो यहां से इस क्लासरूम से बाहर निकल के जाना है, कोई होल्ड कर ले तो आसानी से निकल पाएंगे क्या? अब देखो यहां पे लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां से हेलोजन को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट। और इसीलिए रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है कौन? हेलोरियंस। क्लियर है? ये चीज ध्यान रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कई बार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट कर लोगे तुम लोग। ठीक है, नोट कर लो तुम लोग, जल्दी करो। आयुष, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से कौन नहीं दे पाता है? हेलो एरिन्स। लेकिन अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम लोग रिएक्शंस कराएं, जैसे हम लोग ले लें क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लें अगर हम लोग, क्लोरोबेंजीन, और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन अगर हम लोग कराएं, हाई टेम्परेचर प्रेशर 623 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल ले लो, एक्वस NaOH। क्या ले लो? एक्वस NaOH या KOH कोई भी ले सकते हो, और हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शंस को कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो डायरेक्ट देखो दो स्टेप होता है, पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है? अगर यहाँ पे तुम लोग H+ नहीं लोगे तो पहले ये क्या बनाएगा? पहले ये बनाता है सोडियम फिनोक्साइड। चलो दोनों स्टेप करके मैं बता देता हूँ। पहले क्या बनाएगा? सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन पे O-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड। RO पे O-, RO- को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। बेंजीन पे अगर O- है तो इसको हम बोलेंगे क्या? फिनोक्साइड। और सोडियम लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और अगेन इसको डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ हम लोग क्या कर देंगे? रिएक्ट करा देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन जाके जुड़ जाएगा? H, और Na के साथ Cl बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? फिनोल। तो तुम लोग चाहते तो एक स्टेप में भी करा सकते थे, यहाँ पे H+ लेके। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। तो हेलोएरिन से या क्लोरोबेंजीन से आप डायरेक्टली क्या फॉर्म कर सकते हैं? फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। निगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा? कम। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएंगे तो आसानी से कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम लोग यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे, किस पे? क्लोरोबेंजीन के ऊपर। अगर कोई हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, ठीक है, और रिएक्शन लोग करा दे एक्वस NaOH के साथ, तो 443 केल्विन टेम्परेचर पे भी रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका प्रोसीड हो जाएगा। आपको हाई प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आसानी से यहाँ पे आके कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा?
और Cl के जगह कौन आगे सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा NO2, यानी यहाँ पे 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या मिल जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल, क्या मिल जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर हम लोग 2-2 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें 2-2 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप लगा दें, तो और लो टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्शन हम लोग करा दें तो 368 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा Cl बाहर होगा और कौन आगे सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। यहां पे कर दो क्या लास्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट तुम लोग कर लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहां पे कर दो। अब देखो अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप लगा दे, क्या लगा दे 3-3 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप, थोड़ा सा कम हो इतना, तुम ये ऊपर वाला नोट कर लिया तुम लोग, ये डाउस प्रोसेस हो गया है ना, इसको साफ कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक कन्वर्जन तुम लोग करते हो तो सारे रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैंने बता रखा है, ऑर्गेनिक अच्छा तभी होगा जब सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से आएंगे, ठीक है। एक पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ के ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हो सकता है। लास्ट आपका है, अगर हम लोग 3-3 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप लगा दें क्लोरोबेंजीन के ऊपर, 3-3 इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और क्या कर देगा, ये कम कर देगा, और वार्म कंडीशन में ही थोड़ा सा भी हीट करोगे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको न्यूक्लियोफाइल भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे NaOH क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH-, जबकि H2O में OH- क्या होता है, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल होगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम है पिक्रिक एसिड, इसका एक और कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं हम लोग इसके, पिक्रिक, ठीक है। तो पिकनिक नहीं है, पिक्रिक है, ठीक है। तो नया साल आ रहा है तो तुम लोग इसके साथ पिकनिक मत बनाने लगना आके, ठीक है। स्मृतन आ जाते हैं बच्चे बोर्ड पे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, हो गया सबका। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ये सारे रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे, समझ लो पहले कि 2 नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड सॉरी फिनॉल नहीं, अगर हम लोग ले लें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लें, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ले लें, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ले लें, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ले लें, और आपसे पूछ ले कि इसमें फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, 2,4,6, यानी कि फोर्थ वाला जो है सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, फिर थर्ड वाला, और फिर सेकेंड, और फिर फर्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्लियर है ना। तो ध्यान रखना है, जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप लगे होंगे हेलो एरिन जो है उतना ही फास्ट क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, और आसानी से कौन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इसे साफ करो, तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया ना, ये तो अपना नोट चलो बाद में कर लेना। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो हेलोरिन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा तुम लोग को मैकेनिज्म एक बार बता देता हूँ, समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें, और किसके हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? हेलोएरिन्स की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हेलोएरिन्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेलोएरिन जो होता है पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। और कार्बन से ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हेलोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है कौन? हेलोजन। और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी रिंग डीएक्टिवेटर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटर। क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटर। तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी कि जनरली आपको यही मिलता है कि जितने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं रिंग एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन हेलोएरिन में हेलोजन ही एक ऐसा एटम है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर होता है। और क्यों? तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है तो समझोगे। यहाँ पे ये आपका हेलोएरिन है और पाई के साथ लोन पेयर जो है क्या कर रहा है? पाई के साथ लोन पेयर जो है क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तीन तीन लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी बताया था आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से बता दे रहा हूँ। एक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? लोन पेयर दे रहा है प्लस, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पे निगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड एक्स पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अगेन ये लोन पेयर यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। निगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक्स पे पॉजिटिव। अगेन ये लोन पेयर यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? कुछ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग आरएचएस ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका अगर हम लिखें, तो जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ है हम लोग क्या करते हैं? डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। और जो ही चार्ज है पॉजिटिव है तो पार्सल पॉजिटिव, निगेटिव है तो पार्सल निगेटिव। अब बताओ इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग को सब्स्टिट्यूशन कराना है, किसका सब्स्टिट्यूशन कराना है? इलेक्ट्रोफाइल का अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूट होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कहां जाकर सब्स्टिट्यूट होगा? जहां पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और निगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां इंक्रीज हो रही है हेलोजन की वजह से? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। किस केस में? हेलोएरिन के केस में। किस केस में? हेलोएरिन के। और ऐसा क्यों? ड्यू टू निगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर दिख रहा है आपको क्लियरली? तो ये क्लियर हो गया कि हेलोजन जो है वो क्या है? एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा वो कहां सब्स्टिट्यूट होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? इसका थोड़ा मैकेनिज्म जानना चाहोगे क्या? इंक था ना, इंक क्या हो गया? इसका मैकेनिज्म जानना चाहोगे तुम लोग? तो थोड़ा सा मैकेनिज्म एक मैं करके बता देता हूँ, तुम लोग को समझ लो, फिर लिख लेना तुम लोग। उसके बाद तो फटाफट तुम लोग कर सकते हो। और ये जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये सारे चैप्टर में आएंगे, तो ये मैकेनिज्म तुम लोग ध्यान रखो कि दोबारा सब हम लोग नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हेलोजन जो है बेंजीन के ऊपर ये किसके तरह काम करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह, लेकिन ये एक रिंग डीएक्टिवेटर होता है। क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटर। साफ करूं इसे? हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ना मैकेनिज्म मैं बता देता हूं तुम लोग को, और फिर तुम लोग आसानी से कर सकते हो। 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, आसान है, एक बार देख लो, बस समझ लो तुम लोग, तो तुम लोग को आइडिया लग जाए कैसे होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। एक्चुअल में होता कैसे रिएक्शंस ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, और देखो ये टॉपिक हम लोग क्लास 11th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं,
किसके अंदर? क्लास 11 का जब एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। देखो ये आपका बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है 6 मेंबर रिंग के अंदर, ठीक है। अब पाई कंजुगेटेड पाई, पाई कंजुगेटेड पाई, यानी सारे पाई आपस में क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस, और रेजोनेंस हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन का आसानी से क्या हो सकता है? डिलोकलाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिलोकलाइजेशन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज होगा और यहां पे इस पे जोड़ने के लिए कौन प्रेजेंट है? या इलेक्ट्रोफाइल ले लो, इस प्लस नहीं लो, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लो। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं ना, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है जो इस बेंजीन पे ऊपर क्या होना चाह रहा है? सब्स्टिट्यूट। बाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा निशा? इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और ये गेन कर रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट, और इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपके पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम है? और आपको पता है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और ये अपने एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। और एरोमेटिसिटी को लॉस कर रहा है, यानी कि ये स्टेप जो होगा क्या होगा? स्लो, और स्लो स्टेप ही क्या होगा? आरडीएस। अच्छा, तुम चाहोगे क्या कि जिंदगी भर के लिए अनस्टेबल हो जाए? हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि भाई मान लो तुम्हारे पास दोस्त का शादी है और तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, चलो भाई ले लो, शादी कर लो, लेकिन फिर मुझे वापस कर देना। तो कुछ देर के लिए अपने आप को क्या कर सकते हो? अनस्टेबल कर सकते हो, लेकिन बोलोगे जिंदगी भर ले जाओ, आराम से मौज करो तुम, ऐसा बोलोगे क्या तुम लोग? हाँ, बोल सकते हो जब क्या हो जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, रतन टाटा और अंबानी बन जाओगे, तो चलो भाई ले लो, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम आदमी की बात करें तो वो थोड़ी देर के लिए आपको दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो आपको नहीं देगा, क्योंकि कोई भी। अब ये एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया, क्या परमानेंटली ये अनस्टेबल होना चाहेगा क्या? ये एरोमेटिक है, काफ़ी स्टेबल है, और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या हो गया? अनस्टेबल। और स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो स्टेप कोई पैसा मांगता है तुरंत ही तुम दे देगा, कोई पैसा मांगता है तुरंत बोलते ले जाओ ले जाओ, चलो भी तुरंत ट्रांसफर करो। पहले बोलते भाई रुको थोड़ा सा देखता हूँ, कहीं अरेंज करता हूँ, क्योंकि उसको भी लगे कि नहीं भाई इसके पास नहीं है, उसको फील हो कि वो जल्दी से वापस नहीं, तो तुम बोलोगे ले जाओ तुरंत, ऐसे कर दोगे तो देगा भी नहीं, यार इसमें तो बहुत पैसा है। तो ये स्टेबल से किस में जा रहा है? अनस्टेबल में। तो जल्दी होना चाहेगा क्या ये प्रोसेस? नहीं होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग। अब देखो ये स्टेप फर्स्ट है, ये क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में देखो, स्टेप सेकंड में, तो स्टेप सेकंड में क्या है? जो ये इंटरमीडिएट बना, इसको हम बोलते हैं विलेंट कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंट इंटरमीडिएट, विलेंट इंटरमीडिएट। बस ये समझने के लिए समझ लो, ठीक है। अब जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो अनस्टेबल है, ये फिर से स्टेबल होना चाहेगा। बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सृष्टि तुम बताओगे। इस वाले जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल एसोसिएटेड है, उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा स्टेप 2 में। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहां से क्या हो जाएगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या हो जाएगा? बाहर। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या कर देगा? बॉन्ड फॉर्म कर देगा। फिर से देखो एरोमेटिसिटी को अपने क्या कर लिया? ये गेन कर लिया। लेकिन अच्छी चीज क्या है इस पे? ये फास्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल का इस पे क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, और अपने एरोमेटिसिटी को क्या कर लिया? गेन भी कर लिया। तो यहां पे ये स्टेप जो होता है क्या होता है? फास्ट स्टेप। अब डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो 5 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको तुम लोग कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है? पहले क्या होता है? विलेंट इंटरमीडिएट है, सिंगला कॉम्प्लेक्स बाहर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, और दूसरे स्टेप में ये जो प्रोटोन है उसका क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन, H+ के फॉर्म। हो गया सबका?
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होंगे तो ध्यान आपको रखना है। अब ये मैकेनिज्म आपको माइंड में चलना चाहिए। एक का तो मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके भी तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन सबका नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1.5 घंटे कल का हुआ है, 3 घंटे का 1 शॉट लिख रहे हैं या चैप्टर का 4 घंटे हो जाएंगे, 1.5 घंटे। देखो यहाँ पे कल का 2 घंटे का है, 2 घंटे 4 घंटे का हो जाएगा लगभग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहला इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें हैलोजेनेशन। क्या देख रहे हैं, हैलोजेनेशन, यानी कि अगर हम लोग ले लें क्लोरोबेंजीन, क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन ले लें, और इसका हम लोग करा दें क्लोरीनेशन। हैलोजेनेशन में कोई भी हो सकता है ना, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, सेम मैकेनिज्म। आयोडीनेशन क्या होगा, काफी स्लो होगा, और स्लो होता रिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब होगा क्या, लिविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। अभी इसका एक मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बता दूंगा, बाकी तुम लोग खुद से करोगे। होगा क्या, क्लोरीन क्या होता है, एक ऑर्थोपैराड एक्टिंग ग्रुप, और यहां पे हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, हैलोजन, यानी कि एक बार ऑर्थो से हाइड्रोजन बाहर होगा और कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl X। हाँ यहाँ पे Cl है तो Cl, और एक बार पैरा पे, यानी कि यहां से हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो हम लोग को मिलेगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और एक हम लोग को मिलेगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, नाम ही बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और दूसरा आपका 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन मेजर कौन होगा, मेजर कौन होगा, तो देखे हो लोग बोलते हैं कि देखो रिश्तेदार से जितने दूर रहोगे ना वो रिश्ता बना रहेगा, जितने क्लोज आओगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा मेजर होगा, यहां पे क्या होगा, दोनों ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, और ये दोनों पास पास होंगे तो क्या होगा, ये माइनर होगा, इनमें रिपल्सन ज्यादा स्टेबिलिटी कम। एक मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बता देता हूं, समझ लो। देखो होता क्या, यहाँ पे X+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता कैसे, बाकी तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। देखो ये क्लोरीन है, और आपको पता है कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। एक तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कितने लोन पेयर बचे, 3 लोन पेयर। और AlCl3 एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, यानी टोटल कितने हो गए, 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है, यानी कि AlCl3 जो है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, एक लिविस एसिड होते हैं। अब भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करना चाहेगा, और इसके पास तो बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पेयर अवेलेबल है, आसानी से लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और डोनेट करने के बाद क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से क्या हो जाएगा बाहर, जो पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और यहां से तुम लोग देखो Cl पे, इस Cl पे कौन सा चार्ज, बात नहीं आयुष, Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये AlCl4-, AlCl4-, क्या जनरेट हो गया, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर क्लोरीनेशन कराओगे तो कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, Cl+, ब्रोमिनेशन कराओगे तो Br+, आयोडीनेशन कराएगा तो I+, याद रहेगा, क्लियर है, कोई डाउट है, आसान है, कर सकते हो, ध्यान रखना है, जल्दी से कैप्चर करो फास्ट। अब 2-3 रिएक्शन और है, उसको हम लोग जल्दी से करते हैं। देखो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, जो कंसेप्ट है उसको तो पढ़ना ही है, वीडियो लंबा हो से कोई फर्क नहीं। अब इसको ये है ना, मर्ज करना बड़ा मुश्किल है, 2 ही तो हैं, हाँ दोनों को मतलब एक साथ करना पड़ेगा ना, काफ़ी टाइम लगता है ना उसको। 4 घंटे की अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, अपलोड तो हो जाएगा, वाईफाई का स्पीड ये है, कोई दिक्कत नहीं। साफ करो इसे। तो पहला तो हमने देख लिया क्या, हैलोजनेशन, यानी कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का हैलोजनेशन करा दें
तो हैलोजन ग्रुप जो है कहाँ आके जुड़ जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि इस हैलोजन जो होता है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, निगेटिव चार्ज डेंसिटी को कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? नेक्स्ट इसका सेकंड ऑन कर लो इस। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, नाइट्रेशन। क्या देख रहे हैं? अब लिखते चलो तुम लोग। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, NO2 प्लस ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो अगर हम लोग हेलोएरिन का क्लोरोबेंजीन ले लें यहाँ पे, और क्लोरोबेंजीन का हम लोग क्या करा दें, क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में, याद रखना है कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो होगा क्या, नाइट्रो ग्रुप जो है एक बार कहाँ आके जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार हम लोग को कहाँ जुड़ेगा आके, पैरा पोजीशन पे। खुशबू कौन मेजर होगा इनमें, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो दूर है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसमें माइनर होगा। देखते हो ना, जैसे मतलब मेहमान में जैसे जो पाहुन होते हैं, पाहुन समझ रहे हो ना, मतलब तो उनकी खरीदारी खूब होती है, लेकिन जब वो घर पे रहने लगे ना तो फिर क्या होता है, वो खातिरदारी जो है वो खातिरदारी खत्म हो जाती है। तो ज़्यादा क्लोज मत होना तुम लोग किसी से, ठीक है? दूर दूर रहोगे, सही है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तीसरा है, आयुष तो बोला नहीं मैं तो पास ही रहूँगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अब ये नहीं कि मम्मी पापा से दूर मत होने लगना, गधो। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में यहाँ पे SO3H जो ग्रुप है किसके तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करा दें किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4, या कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होगा H2S2O7, H2S2O7, या कहीं कहीं ओलियम भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, ओलियम। तो इसमें भी क्या होगा, सल्फोनिल जो ग्रुप है एक बार कहाँ के जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा और एक बार पैरा पोजीशन पे। नेमिंग तुम लोग कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो ना, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया सल्फोनेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसे साफ करूं इसका नेम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 सल्फोनिल, ठीक है? साफ करो, इसे हो गया सबका। नेक्स्ट है फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन फोर्थ है ना, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ही आसान। अब देखो आपको याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, R+ कार्बोकेटाइन, ठीक है? तो फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लें, क्लोरोबेंजीन, और इस पे हम लोग फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दें। देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो हम लोग ले लें मिथाइल क्लोराइड ले लें, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, लीविस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पे CH3, क्योंकि R की जगह क्या हो गया CH3+, और CH3+ एक बार कहाँ जुड़ेगा आके, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और एक क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन जहाँ भी बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल। जैसे एग्जांपल हम ले लें एक और, देखो यहाँ पे जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग गलती क्या करते हो, अब इस पे हम लोग फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, और यहाँ पे हम लोग ले लें प्रोपाइल क्लोराइड। क्या ले लें, प्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ पे लीविस एसिड के प्रेजेंस में इसका अगर हम लोग क्या करा दें, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दें।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे जनरेट होगा कुछ यही जनरेट होगा, CH3 CH2 और CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और इसी को तुम ला के चिपका दोगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे, गलत हो जाएगा। ये बीच में देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये पहले क्या करेगा, रीअरेंजमेंट कर लेगा, यहां से H माइनस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा, किस फॉर्म में, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, CH2 था ना, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन बाहर होगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और ये किसके साथ आगे जुड़ जाएगा, इसके साथ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है कहां जनरेट हो जाएगा, बीच वाले कार्बन के साथ, और ये CH3, इसको हम लोग इस रिएजेंट को हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा, तो ये नहीं जुड़ के क्या जुड़ेगा, ये, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, जबकि ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री। तो यहां पे अब तो 90% बच्चे यही गलती करेंगे यहाँ पे कि वो सीधा प्रोपाइल ग्रुप को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, जबकि आइसोप्रोपाइल जाके सब्स्टिट्यूट होगा, कौन सब्स्टिट्यूट होगा, आइसोप्रोपाइल। तो 2 आइसोप्रोपाइल क्लोरोबेंजीन और एक आपको 4 आइसोप्रोपाइल क्लोरोबेंजीन, लेकिन मेजर, दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर, दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर। लेकिन देखो केमिस्ट्री है तो हमेशा ये यूनिवर्सल मत मान लेना, फिनोल जब पढ़ोगे ना तो फिनोल के केस में ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा नाइट्रोजन के केस में, किस केस में, नाइट, तो ये हमेशा के लिए नहीं मानना, याद आ रहेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हाइड्रोजन बाहर हो रहा है और कैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, 2 स्टेप बताया था ना, 2 स्टेप मैकेनिज्म, पहले यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, CH3 आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, आपको एरोमेटिक रिंग मिल जाएगा। फिर से फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, तुम लोग यहीं पे साफ करके नहीं लिख लोगे, अलग से लिखना है, आयुष एक बार मिटकाने लगे थे वहीं पे, तुम वहीं पे साफ मत करने लगना, अलग से लिख लेना उसे, ठीक है, और जीन्स थोड़ा सही कर लो, ठीक है। फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल। R आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे अगर हम लोग ले क्लोरोबेंजीन और इस पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा दें एसिटाइल क्लोराइड का, किसका करा दें, एसिटाइल, मतलब CH3 डबल बॉन्ड OCl, और किसके प्रेजेंस में, लीविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा, CH3CO प्लस, और ये एसाइल ग्रुप कहाँ आके जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बोल सकते हो, इसको 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बोल सकते हो, तो ऐसे भी तुम लोग नेमिंग कर सकते हो। बेंजीन पे एसिड डबल बॉन्ड CH3 हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, ये मेजर होगा और ये आपका क्या होगा, माइनर। क्लियर है। और लास्ट रिएक्शन है आपका थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। ये हो गया सबका, लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। साफ करो इसे, हो गया सृष्टि, टाइम कितना हो गया, 12:42 बस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स थर्ड है ना, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है, पहला देखो रिएक्शन, पहला रिएक्शन है इसमें फर्स्ट ओर्ज फिटिग रिएक्शन, ओर्ज फिटिग रिएक्शन। अच्छा तुम लोग कंफ्यूजन रहता है कि ओर्ज फिटिग होगा या फिटिग होगा, तो तुम लोग को ध्यान रखना है ओर्ज रिएक्शन किस में देता है, एल्काइल हैलाइड के केस में, यानी कि अगर एल्काइल हैलाइड आया यानी कि ओर्ज फिटिग होगा। क्या होगा,
ये आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी हेलो एरिन का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसी भी हेलो एरिन का हम लोग को रिएक्शन करा दें किसके साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल और एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो यहाँ पे X ले लो, तो होता क्या है, यहाँ पे 2 मोल NX यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और एल्काइल बेंजीन मिल जाता है हम लोग को। क्या मिल जाता है, और प्लस 2 मोल NX यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और इसी को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन समझ लो, फिटिग रिएक्शन भी, फिटिग रिएक्शन। तो 2 मोल हेलो एरिन का हम लोग रिएक्शन करा दें, ऐसे कर लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 2 मोल हेलो एरिन का हम लोग रिएक्शन करा दें 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ, तो 2 मोल NX यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और किसके प्रेजेंस में, देखो ड्राई ईथर यहाँ भी ले लोगे, ड्राई ईथर के हमें जब भी आपका मेटल आएगा और अल्काइल हैलाइड आएगा तो हमेशा ही क्या लेना है, ड्राई ईथर, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डाईफिनाइल। ठीक है, तो हेलो एरिन्स का रिएक्शन खत्म हो चुका है। तो हेलो एरिन्स का अगर हम रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल बेंजीन। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दे, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है टॉलिन, क्या बनाना है, लेकिन 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करना है। बताओ क्या होगा, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन फॉर्म करना है, लेकिन एक ही स्टेप में रिएक्शन होना चाहिए। तो R की जगह आप क्या ले लेंगे, CH3, और X की जगह क्या ले लेंगे, Cl, और उर्ज फिटिग रिएक्शन करा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा। यशवर्धन समझ में नहीं आया ना, पक्का, ठीक है।